हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 लेवल्स, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल। उसके बाद में हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में हमने ये जाना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये टर्म दिया था हक्सले ने। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस को। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हमारी बॉडी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, यही सब चीजें आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन से। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। यानी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी सेल्स के अंदर, और इनकी क्या खासियत है, दे आर लाइफ सस्टेनिंग, यानी हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमारी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस लगातार हो रही होती है, हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर परेशान करने वाला क्वेश्चन ये आता है कि सर केमिस्ट्री की लैब में तो हम जाकर के बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी सेल्स में रिएक्शंस कहाँ से आना स्टार्ट हो गई? ये होती है हमारी सेल्स में रिएक्शन। बेटा आपको ये चीज याद करनी है, समझनी है कि जब अर्थ इवोल्व हुई तब हमारी अर्थ का टेम्परेचर था 900 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ तो वहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हुई और बारिश से सी बनना स्टार्ट हुआ, यानी समुद्र बनना स्टार्ट हुए। लेकिन समुद्रों का पानी अभी भी गर्म ही था क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत गर्म था। बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब प्रेजेंट तो थे, लेकिन वे फ्री स्टेट में नहीं थे प्रेजेंट, वे सब एक दूसरे से कंबाइन हो रहे थे। कंबाइन होने का परिणाम ये हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने आपस में मिल के हाइड्रोकार्बन्स बनाना स्टार्ट किए, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई हमारी अर्थ के ऊपर केमिकल्स बनने की। तो आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस हुई अर्थ के ऊपर, उसके परिणाम से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बन गए, जैसे कि मीथेन बन गई, एसिटिलीन बन गई और बहुत सारी गैसेज बन गई। फिर उन्होंने सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि जो गर्म भाप उठ रही थी, उसके साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन का परिणाम ये हुआ कि ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन्स बन गए। इस तरह से स्टेप वाइज मैनर में केमिकल रिएक्शंस होती रही, सब्सटेंसेस बनते रहे और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स सी वाटर में बनना स्टार्ट हो गए और वहां पर वे बहुत सारी रिएक्शंस कंटिन्यूसली होने लगी। इसी वजह से एक बहुत ही फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं हेल्डेन, उन्होंने कहा द सी वॉज लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप, यानी कि जैसे एक पतला सा सूप होता है और गर्म होता है, इसी तरह से सी था। बस अंतर यह है कि सी के अंदर आप वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजें, स्पाइसेस वगैरह मिला के सूप को बनाते हैं, लेकिन उस सी के अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे। तब जो ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस सी में हो रही थी, उसके बाद में जैसे सेल्स बनना स्टार्ट हुई तब ये केमिकल रिएक्शंस सेल्स के अंदर होने लगी। हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से जबरदस्त रिएक्शंस होती है। जो टोटल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में के 118, उसमें से 83 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि 118 एलिमेंट्स में से 83 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। अब इतने एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो वो शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वो करते हैं और ये बिलियंस की नंबर्स में होती है, यानी हजारों सैकड़ों रिएक्शंस पर सेकंड हमारी सेल्स में होती रहती है और उसी की वजह से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। एक एस्टिमेट ये है कि लगभग 5000 अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंस हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रही होती हैं, इनको कुल मिलाकर सबको एक जगह हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम दो पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म को और दूसरे में हम समझते हैं एनाबॉलिज्म को। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं कैटाबॉलिज्म की। अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म जो होता है वो एक ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है।
यानी कि मेटाबॉलिज्म का वो टाइप जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में उनको तोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। याद करने के लिए आप सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, जब बिल्ली घर में घुस जाती है तो चीजों को तोड़ के चली जाती है, तो बस आप उसी से समझ लेंगे कि मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे बिल्ली ब्रेक डाउन करती है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज यानी कि जो लार्जर सब्सटेंसेज होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक बहुत ही लार्जर सब्सटेंस दिखाया गया है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। नॉर्मली रेस्पिरेशन हम कंटिन्यूसली करते हैं, यानी ब्रीथिंग हम करते रहते हैं, तो एक स्टेप हो गया ये कि हम कंटिन्यूसली ब्रीथिंग कर रहे हैं। ब्रीथिंग करने से क्या हो रहा है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, ये चीज हो गई। इसके बाद में जब हमें भूख लगती है तो हम कोई भी फूड सब्सटेंस उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं। जो फूड सब्सटेंस हम खाते हैं उससे हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी हमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है वो होता है ग्लूकोज। तो आपने जो फूड लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, वे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी स्टमक में गए, वहां डाइजेस्ट हुए, डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड में गए, ब्लड से हमारी सेल्स के पास पहुंच गए। अब एक काम तो ये हो गया कि हमने फूड खा लिया और हमारी सेल्स के पास में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज C6H12O6, ये पहुंच गया आपकी सेल्स के बाद। इसके बाद में आपने ब्रीथिंग तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ब्रीथिंग करने से ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स में, लंग्स में से वो भी हमारे ब्लड में गई और ब्लड में से होते उसको कहां पहुंचा दिया गया, हमारी सेल्स के पास। अब हमारी सेल्स के पास दो चीजें बाहर से पहुंच गई है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज को और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन किया जा रहा है। जो ग्लूकोज है ये एक लार्ज सब्सटेंस है, अब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जा रहा है और उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जा रहा है। पहला सब्सटेंस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया वाटर। दो चीजें इसके ब्रेकडाउन प्रोसेस से हमें मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर मिला। और इसके ब्रेकडाउन प्रोसेस का हमें फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हमें ये हुआ कि इससे हमें एनर्जी मिली। इस एनर्जी का प्रयोग, इस एनर्जी का यूज हम करते हैं अपने बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। तो कैटाबॉलिज्म में आपने ये समझा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, प्रेजेंट है, जो बहुत सारी एनर्जी लिए बैठा है, जो उसकी एनर्जी है, लेटेंट एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, या उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जैसे आपने फूड खाया, आप बहुत थके हारे स्कूल से आए थे, आपने खाना खाया, आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ गई और आपके अंदर इधर उधर भागने की ताकत आ गई, आप तुरंत उठे, बैग वैग फेंका और बाहर घूमने के लिए निकल गए। तो ये जो एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिली है वो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिली है और उसको ब्रेक डाउन करके आपने चेंज कर दिया है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म का। अब हम देखते हैं एनाबॉलिज्म को। एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप। कैट मींस ब्रेक डाउन, उसका ऑपोजिट होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजों को जोड़ा जाता है, यानी सिंथेसाइज किया जाता है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ कंप्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल वंस, यानी कि जो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस है उनको मिला करके एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इनको जोड़ के एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी गई है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप जानते हैं। एक जो प्लांट होता है उसकी लीव्स के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बाहर से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लांट की रूट्स वाटर इकट्ठा करती हैं, वो वाटर सेल्स में पहुंचता है, CO2 भी सेल्स में पहुंचती है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन कर देता है बाहर रिलीज। फिर प्लांट्स का मेन काम होता है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल रहेगी। तो एनाबॉलिज्म इज द opposite of catabolism. It is a building process in which complex substances are synthesized from the simple substances. तो यहाँ पर छोटे छोटे सब्सटेंसेस को मिलाकर के एक लार्ज सब्सटेंस बना दिया गया है। ये प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म का। एक छोटा सा एग्जांपल आपने सुना होगा, बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो सुना होगा कि वो किसी ड्रग्स का यूज करते हुए पाए गए हैं, वो भी बेसिकली स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं जिनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उनको इसलिए कहा जाता है कि वे जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उनकी मसल्स को पावर देते हैं, उनकी मसल्स में ग्रोथ आती है। एनाबॉलिक वर्ड, और ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि एनाबॉलिक वर्ड स्टेरॉइड से पहले इसीलिए जोड़ा गया है कि इसमें कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है, यानी उसकी बॉडी बिल्ड हो रही है, उसकी मसल्स गेन हो रही है, बॉडी में ज्यादा मसल मास वो अचीव कर पा रहा है। तो इसी वजह से उन स्टेरॉइड्स को हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं और जो बिल्डिंग अप का प्रोसेस है इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो अभी तक हमने दो रिएक्शन समझे हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रही होती है हमारी सेल्स के अंदर।
लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स में होती हैं। ये भी आप जानते होंगे, 9th से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ग्लूकोज फॉर्मेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की फॉर्मेशन कहाँ होती है, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन तो हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसका ब्रेकडाउन एक प्लांट के अंदर या हमारी सेल के अंदर भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आप ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो हमारा फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, फूड हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसी वजह से हम फूड प्लांट से या दूसरे सोर्सेज से लेते हैं। लेकिन प्लांट की सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो इसका मतलब तो सारी की सारी रिएक्शंस उसमें एक साथ चलती हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो अपना फूड बना भी रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने फूड को वो ब्रेक डाउन भी कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस एक साथ कैसे चल पा रही हैं, वैसे चल पा रही हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जिस तरह से आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, 3rd AC होता है, 2nd AC होता है, स्लीपर क्लास होती है और कुछ सामान वाले कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह से हमारी सेल है, उसके अंदर एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, एक दूसरा कंपार्टमेंट है उसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रही है, और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज्ड होते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर। अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के साथ ही जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मेटाबॉलिज्म हाई लो भी हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्कआउट नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपका होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म लो होने का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शंस ब्रेकडाउन की प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे ये रिएक्शन स्लो डाउन होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म एक फायर की तरह से होता है, इसको हाई पे ही चलना चाहिए, हाई फ्लेम पर ही ये होते रहना चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म के रेट को हम कैसे बढ़ाएं, बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कीजिए, फाइबर जिसमें हो ऐसा फूड खाइए, यानी कि सब्जियां, फल, इस तरह का फूड आप खाइए, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा बहुत आप कैफीन भी यूज कर सकते हैं, जो कॉफी में प्रेजेंट होता है वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई लेवल पे कर देता है। तो इस तरह से ये हो गया मेटाबॉलिज्म, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। ओके चिल्ड्रन, आइए अब पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम एंड स्टडी, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और जितने भी फिजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन सभी को हमारी बॉडी प्रयास ये करती है कि उनको एक बैलेंस्ड कंडीशन में बना के रखा जाए। इसी कंडीशन को, इसी स्टेट को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये हमारी बॉडी की एक रेगुलर फिनोमेना है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी कोशिश ये करती है कि वो होम्योस्टेसिस बना के रखे। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हम टेम्परेचर का एग्जाम्पल अगर लें, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.7 फ़ारेनहाइट के अराउंड होता है और हमारी बॉडी उसी को बना के रखती है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो हम कहते हैं फीवर हाई हो गया है, कम हो जाता है तो फीवर लो हो गया है। अब वो कंडीशन कब बनती है, जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में एक लिमिट है हमारी बॉडी की, जिसको हम प्रीसेट लिमिट भी कहते हैं। प्रीसेट का मतलब है पहले से ही वो सेट है, उतने पे ही रहेगा। जैसे एक रूम में आप बैठे हैं और बहुत गर्मी आपको लग रही है, अगर आपके पास उस रूम में एसी है तो आप उसका एक टेम्परेचर लेवल पे सेट कर देंगे। जनरली 18 to 25 आप टेम्परेचर कर देते हैं उसका, चाहे कितनी भी बार गर्मी पड़ती रहे, आप उस स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। तो ये जिस तरह से एक रूम के अंदर हम एसी लगा करके अपने अंदर जो रूम का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी भी अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल वे में चलाती है। तो उसी स्टेट को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। एक टेम्परेचर का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल हो गया। हमारी बॉडी शुगर के लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। शुगर का लेवल भी आप जानते होंगे 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जनरली यही होता है, थोड़ा बहुत इसकी रेंज ऊपर नीचे होती रहती है, मोस्टली इतना ही होता है। तो ये भी एक बना के हमारी बॉडी रखते हैं। इसके अलावा जितने भी केमिकल सब्सटेंस हो गए, यूरिया हो गया, हमारे ब्लड में कैल्शियम हो गया, पीएच हो गया और विटामिन्स हो गए, जितने भी आयन्स हो गए, कैल्शियम हो गया और बहुत सारे सब्सटेंस हो गए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इनकी हमारी बॉडी एक स्टेट बना के रखती है प्रीसेट लिमिट्स में, यानी कि उसकी लिमिट पहले से ही सेट है, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो उसको बॉडी बाहर निकाल देगी। अब आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं,
हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर प्रेजेंट होते, इसका काम होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ये हार्मोन सेक्रेट करती है और उसी हिसाब से हमारी बॉडी सेट होती रहती है, तो ये टेम्परेचर को बैलेंस कर देती है। तो होम्योस्टेसिस बना दिया इसने। किडनीज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। किडनीज का काम होता है वाटर बैलेंस रखना, यानी कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा वाटर होता है तो यूरिन के थ्रू वो एक्सेसिव वाटर को निकाल दिया जाता है। इसी तरह से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करने के साथ साथ हीट को भी शिफ्ट करते हैं। यानी कि आपने अगर कोई भी ज्यादा तेज गर्म चीज पी ली है और बॉडी में हीट ज्यादा बन गई है, तो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी स्किन तक वो हीट पहुंचेगी और पसीने की फॉर्म में हमें फील होकर बाहर निकल जाएगा। पसीना क्यों निकलता है? जिससे हमारी बॉडी की जो हीट हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी स्किन तक पहुंची है उसको ठंडा किया जा सके, और वो जो वाटर है वो वहां से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वो भी मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है होम्योस्टेसिस की कंडीशन को। तो पैनक्रियाज का एग्जाम्पल हम लेते हैं। पैनक्रियाज आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। पैनक्रियाज एक ये हमारा ऑर्गेनेल होता है जो स्टमक के पीछे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो पेट होता है, पेट के थोड़ा सा पीछे ये प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंड होती है ये, और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड्स दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो ग्लैंड जिसके अंदर दोनों के दोनों फंक्शंस एक साथ होते हैं उस ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शन एक साथ करता है। एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से कोई ना कोई चीज सेक्रेट होगी जिसको ये डक्ट्स की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती है, पैनक्रियाज से निकलती हैं इस तरह से, और ये पहुंच जाते हैं स्टमक के अंदर जो इसका सेक्रेशन होता है। तो एक तो सेक्रेशन इसका एक्सोक्राइन सेक्रेशन होता है, दूसरा सेक्रेशन इसका एंडोक्राइन सेक्रेशन होता है। उसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत ही कम अमाउंट में सब्सटेंसेस बनाता है जिनको ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। अब चीफली जो पैनक्रियाज होता है दो सब्सटेंस बनाता है, जो दो हार्मोन्स होते हैं। एक का नाम होता है इंसुलिन और दूसरे का नाम होता है ग्लूकागोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है पैनक्रियाज। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने कोई फूड खाया है जिसके अंदर शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने रोटी खा ली बहुत ज़्यादा 4, 5, 6, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत शुगर की अमाउंट होती है, कोई आपने स्वीट्स खा ली, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसे वो फूड डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज जो है हमारे स्टमक से डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, उसके बाद में वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में पहुंचने के बाद में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल जैसे ही डिटेक्ट होता है तो बढ़ गया, ये पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन को। अभी मैंने आपको बताया इसका जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है वो दो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो पहले बात करें हम इंसुलिन की। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ये इंसुलिन को रिलीज कर देता है। इंसुलिन रिलीज होते क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो कि हमारे लिवर में एक्सेसिव ग्लूकोज को इकट्ठा करने के काम आता है। तो इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में होना स्टार्ट हो जाता है, उसको उसकी प्री सेट लिमिट में ले आया जाता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से एक्सेसिव जब शुगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज उसको कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा जिनको डायबिटीज हो जाते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज उतना अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रहा होता है जितना इंसुलिन जरूरी होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट किया जाता है और वो एक्सेसिव ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया जब ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। इसी को रिवर्स भी हम कर सकते हैं, इसकी रिवर्स रिएक्शन, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया दो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, अब आगे दूसरे हार्मोन की बारी। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। पैनक्रियाज ग्लूकागोन को रिलीज करता है। ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है, उसने पकड़ लिया है, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है, उसने ग्लूकागोन को रिलीज किया। ग्लूकागोन क्या करेगा,
ग्लूकाजोन जाएगा लीवर के पास और वहां से जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कहाँ आती है? ग्लूकोज मिल जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड को वापस ग्लूकोज आना मिलना शुरुआत हो जाती है और इस तरह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर डिक्लाइन लिखा हुआ है, ये इंक्लाइंस यानी इंक्रीज होना शुरू होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करती है। एक बार फिर से हम इसका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। होम्योस्टेसिस का जो पैनक्रियाज वर्क कर रहा है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए, उसका हम फिर से शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के बाद में पैनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज किया। इंसुलिन ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में और जैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है और अपनी उसी लेवल रेंज पे आके रुक जाता है, यानी जो उसकी प्रीसेट लिमिट थी उसी पे आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। अब अगर ग्लूकोज लेवल घट जाए तो क्या हो? जब ग्लूकोज लेवल घटना शुरू होता है तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है दूसरा हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकाजोन। ग्लूकाजोन का काम क्या होता है? ग्लूकाजोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कमी किसकी थी? ग्लूकोज की थी। ग्लूकोज हमें मिलना शुरू हो गया है, ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से हमने होम्योस्टेसिस और मेटाबॉलिज्म दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमने इनको समझ लिया है। अभी हम इस पूरे वीडियो लेक्चर की एक समरी करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होते हैं, उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को हमने दो स्टेप्स में समझा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन प्रोसेस, इसके अंदर लार्ज केमिकल सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया गया। एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप प्रोसेस, इसके अंदर सिंथेसाइज किया गया कंप्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिला करके बनाया गया। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में एक साथ होती रहती हैं, सब इंडिविजुअल्स में होती है और उनको हो सकने के लिए जरूरी है हमारे प्रोटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो और लकीली हमारे सौभाग्य से हमारी सेल्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दोनों की दोनों रिएक्शंस अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर होती रहती हैं। उसके बाद में हमने देखा होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी स्टेबल कंडीशंस को बनाए रखती है, फिजिकली हो या फिर वो केमिकल सब्सटेंसेज हो, उन सभी को एक नॉर्मल लेवल पर, रेगुलेटेड लेवल पर, कंट्रोल लेवल पर बनाए रखती है। इस स्टेट को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो पाती है, समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के वो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।